आज हम लोग जो आपकी आगामी बीपीएससी की परीक्षा है उसके रिगार्डिंग हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कवर करने वाले हैं, जो मतलब मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि आने वाली परीक्षा में आपको 3-4 सवाल सिर्फ इसी बोर्ड वाले से दिखेंगे। अच्छा, एक सवाल ये हो सकता है कि हम नोट्स कैसे कवर करें, राइट? तो यदि आप हमें कमेंट सेक्शंस में मैसेज करोगे, देखो यदि आप साथ लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हो तो आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ना है क्योंकि बोर्ड छोटा है और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कवर करने होते हैं, राइट? तो लिखने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए। और मैं पीडीएफ से मेरे को पढ़ाने में ठीक लगता नहीं है कि वो ऐसे A B C बोलो, वो मेरे को अजीब जैसा लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? एकदम अच्छे से डिजिटली बनाकर इसका, राइट? एक तरीका ये। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये इस बार जो ऑडिटर्स के एग्जाम में इकोनॉमी के जितने सवाल आए थे, वो मेरे पास एक 30 पेज के मैंने नोट्स बनाए, उससे लगभग 30 पेज के नोट्स से लगभग 15 सवाल लड़े थे डायरेक्ट। तो मैं वो सारे नोट्स कवर करने सोचा। उसमें है क्या, उसमें 1 साल के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के पूरे न्यूज़ कंपाइलेशंस हैं। और ये मैं तभी कर पाऊँगा जब मुझे कम से कम डिमांड दिखेगी, राइट? बिकॉज डिमांड नहीं है तो मैं सप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सिंपल बेसिक इकोनॉमी है। ओके, चलो मैं बकवास नहीं करता, अभी आगे काम करता हूँ, राइट? तो फर्स्ट जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं, उसमें करने वाले हैं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFS 6। इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो छठा है, इसमें हम बिहार का भी करेंगे, भारत का भी करेंगे। 2 रिपोर्ट हमें यहाँ पर एक साथ कंपाइल कर दिए हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है वो भी हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसका रीज़न एक ये है कि इस बार सरकार ने क्या करा है, सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कुछ चेंजेस करे हैं। क्या चेंजेस करे हैं? उन्होंने चेंजेस करा है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब हम जो ये कर रहे हैं, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम जो कर रहे हैं, इसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा चेंजेस करा है वो ये करा है कि उन्होंने कहा कि हम कुछ चेंजेस करेंगे। पहले अब हम वीकली लेवल पे भी ठीक से करेंगे जांच, है ना? फिर ये सब उन्होंने कहा कि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डालेंगे, वर्क्स पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, करंट वीकली स्टेटस देखेंगे, फिर ईयरली लेकर आएंगे, ठीक है? तो कुछ चेंजेस इससे उन्होंने करा है, तो उसी वजह से एक इंपॉर्टेंट ये होता है। और दूसरा, इससे लगातार एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो हमें बात समझ में आ गई कि हमें ये तीनों रिपोर्ट क्यों कवर करनी है। अच्छा, अब हम पहले ही सवाल देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है मेरे भाई, वो परिवार और कल्याण मंत्रालय जो है, परिवार और कल्याण मंत्रालय जो है, उसके अंडर ये आती है। सांख्यिकी परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और एक IIPS बॉम्बे नाम की संस्था है, वो इसको हेल्प करती है डाटा वगैरह कलेक्ट करने में। अब अगला सवाल है, क्यों आती है? वाई डू वी नीड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? देखो, जब सरकार कोई भी, अभी हमने आपको इकोनॉमी सर्वे में एक चीज़ लॉन्च बताया था, एक टर्म दिया था कि सरकार टारगेट जो अप्रोच करती है उसमें इस बार नया चीज़ उन्होंने दिया है, उसको बोलते हैं सैचुरेशंस अप्रोच। सैचुरेशंस अप्रोच मतलब उन्होंने कहा कि हम बहुत लंबे समय तक चीज़ें टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रॉपर हाउस होल्ड को टारगेट करें। मीन्स वी आर गोइंग टू रन द टारगेटेड अफर्मेटिव्स प्रोग्राम। वी आर गोइंग टू रन द टारगेटेड अफर्मेटिव्स प्रोग्राम ऑन द माइक्रो लेवल रादर देन मैक्रो लेवल. So to do this in a better manner, we should have a proper data. That's why we can predict or we can make the policy better, which prevent the policy paralysis. Am I right? All right. So अब अगला सवाल हुआ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें उन्होंने कौन से डाटा निकाले। तो इस बार की कुछ नई बातें समझनी जरूरी है। जैसे पहली बातें हमें ये समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो इस बार इंडिया जो है अकेला ही इस सर्वे को कंडक्ट करा है। हर बार उसको किसी न किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हेल्प लेनी पड़ती थी। जैसे कई दफ़ा वो वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेते थे, कई दफ़ा वो UNDP के कोई रिपोर्ट से हेल्प लेते थे उनके डाटा, क्योंकि पर इस बार इन्होंने अलोन ही कवर करा है पूरे के पूरे। तो इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द इंडियन कंडक्टेड दिस सर्वे अलोन। सेकेंड, इन्होंने 6.7 लाख हाउस होल्ड्स को कवर करा। और तीसरा, इस बार इन्होंने कुछ नया आयाम जोड़ा, नया डायमेंशंस जोड़ा है।
जिसमें से पहले ये नहीं करते थे, पहला ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को भी जोड़ा है। क्योंकि आपको याद होगा जब जैम स्कीम जनधन योजना आया था तो वाई द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज इम्पॉर्टेंट। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो सिर्फ इकोनॉमी के साइज को बढ़ा रहे हैं ना कि कोई वास्तविक गरीबी को या देश के वास्तविक आर्थिक स्थिति को उजागर कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ। द हिंदू में एक दफ़ा रिपोर्ट छपा, उसमें उन्होंने कहा कि आपको लग रहा है कि जो ये गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी के साइज को ही मैनिपुलेट कर रही है। कैसे? उन्होंने कहा कि जब पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे तो कमा लोग तब भी रहे थे, पर सरकार के पास आंकड़े नहीं थे। अब सरकार ने क्या करा, उस आंकड़े को सिर्फ कलेक्ट किया है, जो गरीब लोग पहले से थे उसको कलेक्ट किया है जैम अकाउंट से, जनधन अकाउंट से जोड़कर, और जनधन अकाउंट से जोड़कर उन्होंने इसे कवर करा है और उससे इकोनॉमी का साइज सिर्फ बढ़ा दिया है, दिखा दिया है कि हमारा मनी सर्कुलेशन इतना हो रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने बात करी। हमें सरकार को कमेंट करने में कोई शौक नहीं है, राइट। वी आर गोइंग टू कवर ओनली द रिपोर्ट हियर। तो कुछ लोगों का ये कहना है। अगला उन्होंने कहा कि हम अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी टारगेट कर रहे हैं और SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये इनको भी नए डायमेंशंस में जोड़ेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा हम डिजिटल साक्षरता को भी जोड़ेंगे, और फोर्थ कहा कि आपका HIV परीक्षण कितना है, हम इसको भी जोड़ेंगे। HIV पर आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं क्या? ये 4 डायमेंशंस नए बार में जोड़े गए। पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तीसरा डिजिटल साक्षरता, चौथा HIV परीक्षण, राइट। अब आइए हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अलग अलग डायमेंशंस पर चलते हैं और उसको बारी बारी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। पैरेलली बिहार और इंडिया का कंपेयर करते चलेंगे, बट मेन टारगेट इंडिया पे है, पर पैरेलली बिहार को भी कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कि हमारी डेमोग्राफिक जो कंडीशंस है वो क्या है, जनसंख्यांकी स्थिति क्या है। तो पहला कहा गया कि जो 15 साल से कम की आबादी है वो भारत में घट रही है। पहले 26% हुआ करती थी जो अब 25% हो गई। जब भी मैं शब्द प्रयोग करूं पहले 26 अब 25, इसका मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 26% था, अब घट के 25% हो गया। और बिहार में यही है अभी भी 35%। 15 वर्ष से कम आबादी बिहार में अभी 35% के पास लाइज कर रही है। चलेगा? ओके। दूसरा जो है 60 प्लस वाली आबादी जो है 11.8 से 12.9 हो गई, मतलब बढ़ रही है 11.9 से 12. ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे जनसंख्यांकी का स्थिति देखा। अब कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के सबसे सुपर फेज में है, क्रिटिकल फेज में है। यदि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है, सो इट वुड बी गोइंग टू फ्यूटाइल, राइट, वेरी गुड। द सेकेंड इज द कंडीशंस ऑफ बाल विवाह। तो कहता है कि बाल विवाह में भारत में कमी आई है, बाल विवाह में भारत में कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक छठा कहता है कि अभी हमारे पास 23% हैं, जो पहले 20%, हाँ पहले 23% थे, अब हो गए हैं घट के 20%। बिहार में जो बाल विवाह की स्थिति है वो है अभी भी 40% बनी हुई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। बिहार में कितनी बनी हुई है? 40%। अगला कहता है जो किशोर गर्भधारण होते हैं, किशोर गर्भधारण मतलब जो कम उम्र के बच्चे, लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, वो पहले 6.8% हुआ करता था, अब 6.7% हो गया, घट गया। नेक्स्ट, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी इंडिया में तो स्थिर बनी हुई है 2% पे, पर बिहार में कहता है कि पहले 3.4% था, फिर घट के 3% हुआ, अब घट के 2.7% हो गया। पर बिहार में कंटिन्यू फर्टिलिटी रेट घट रही है, पर इंडिया अभी भी 2% पे है और यहाँ 2.7% पर है।
टोटल फर्टिलिटी रेट्स का मतलब होता है कि एक वुमेन्स अपने पीरियड्स ऑफ प्यूबर्टी में जितने जब जो बच्चे बियर करने की कैपेसिटी रखती है उसमें वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है या कर सकती है या करने की क्षमता रखती है या करती है, इसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। अगला देखते हैं कि किशोर जो है, जो कम उम्र की बच्चियां जो माँ बन रही है उसका क्या कंडीशन है। तो गाँवों में ये कंडीशन 7.9% पर है और शहर में 3.5% है। यू कैन सी हियर द डिफरेंसेस ऑलमोस्ट हाफ एज कंपेयर टू रूरल मैटरनल और अर्बन मैटरनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ रेट। जन्म दर जो है वो कंटिन्यूसली घट रहा है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट भी घट रही है तो जन्म दर भी घटेगा ना। सिंपल सा ये ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। तो हम एक बार फिर से ये रिपोर्ट को यहाँ तक याद कराने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद है आपको रिपोर्ट याद ही करवा देना, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के जाओ फिर घर पे भी उतना ही मेहनत करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। पहले हमने देखा था जनसंख्यांकी स्थिति के बारे में। हमने कहा कि 15 साल से कम की आबादी घट रही है, 26% से घट के 15-25% हो गई, पर बिहार में यही आबादी अभी 35% पर बनी हुई है। दूसरा हमने कहा कि 60 प्लस वाली आबादी बढ़ रही है, 11% से 12% मान को चलो हो गया, ठीक है। हमने सेकेंड आयाम में बाल विवाह की बात करी, बताया कि बाल विवाह में कमी हो रही है, 23% था अब 20% पर आ गई है, पर बिहार में अभी भी 40% पर बाल विवाह की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से बताया गया कि जो ये हम पता कैसे करते हैं कि बाल विवाह की स्थिति क्या है। एक रीजन हमारे पास जो है हॉस्पिटल्स में माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। आगे देखें कैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के डाटे भी बढ़े हैं, बिकॉज यदि हमारे पास डाटा अच्छा होंगे तभी तो हम टारगेटेड अफर्मेटिव प्रोग्राम चला पाएंगे। तो पहले कहते हैं किशोर गर्भधारण तो जो कम उम्र की बच्चियां प्रेग्नेंट होती है उसमें 6.8% हुआ करता था, अब घट के 6.7% पर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट्स के बारे में। ये अभी इंडिया में तो बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है 2% पर, बट बिहार में क्या है, बिहार में घट रही है कंटिन्यू। पहले 3.4 था, अब 3 पर आया है, अब अभी 2.7% पर चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी किशोर मातृत्व होती है उसमें उसका कंडीशन गांव में क्या, गांव में ये 7.9% पर है, और जो शहर है वहाँ पर ये 3.4% है। और जन्म दर जो है कंटिन्यू घट रही है, इंडिया का भी घट रही है और यहाँ पे। अब आइए हम देखते हैं मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो जो एक वुमेन प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसको केयर दिया जाता है तो उसको उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो कहा गया कि जो पहली तिमाही है, पहले उसमें जो आशा वर्कर के थ्रू पहले 70% कवरेज था, अब वो बढ़ के 76% हो गया। दूसरा कहा कि 4 बार से ज़्यादा जो कवर था, पहले 58% था, अब 65%। परसेंटेज नहीं पूछेगा कोई, सिर्फ पूछेगा कि डाटा बढ़ रहा है घट रहा है, सिर्फ इतना याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। अब हम एक देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये बात आप भी लिख सकते हो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे डाटा अक्सर पूछ लेते हैं। तो पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 88% पर थी, अब आ गई है 90% पर, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि सिजेरियन डिलीवरी बढ़ी 21% से 27%। डॉक्टर्स अपने प्रॉफिट्स के लिए सिजेरियन डिलीवरी प्रेफर कर रहे हैं, राइट। तो 88 से 90 पर बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में पहले 76% थे, अब आ गए 81%, और इंडिया में चल रहा 90%। यानी यू कैन कंपेयर हियर as compared to India. In India, the institutional delivery data refers to the 90%, but in Bihar it is only 81%. Means we are less than 9% from India right now. Alright? चलेगा। यहाँ तक हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़े हैं, बिहार में बढ़े, बिहार में 81% पर, इंडिया में 90% पर। बस इतना ही याद रखना, इतने में हो जाएंगे सवाल, क्योंकि वो प्रॉपर डाटा नहीं पूछेंगे। अब साक्षात किस्मत में आग लगल रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत डाटा होते हैं इसमें, मैंने उतना ही एक्सट्रैक्ट करा है जो अभी एग्जाम्स में जिससे सवाल बन जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण पहले 76% था, अब 82% हो गया, और बिहार में ये 86% है। यानी यहाँ पर हम फायदे में हैं। यानी बिहार में जो टीकाकरण का रेशियो है, रेट है, वो बाकी ऑल ओवर इंडिया के एवरेज रेट से ज़्यादा ही चल रहा है। अभी बिहार में 86% पर, यानी हम 2 जगह बिहार में आगे हैं। पहला एक आगे हैं यहाँ पर, है ना। ओके,
नेक्स्ट है कुपोषण की स्थिति देखेंगे। बिहार पहले देखेंगे स्टंटिंग। बिहार में जो कुपोषण है पहले 42% हुआ करता था, अब घट के 35% हो गया, ये अच्छी बात है। स्टंटिंग जो है पहले 35% हुआ करता था, अब घट के 29% पर आ गया। स्टंटिंग मतलब बौनापन। अंडरवेट भारत में पहले 32% पर था, अब घट के 31% पर आ गया। दुबलापन पहले 32 पर था, अब 31 पर आ गया। बिहार में जो दुबलापन की स्थिति है वो 22% पर 19%, यानी यहाँ भी हम आगे ही हैं इंडिया से। देखो इंडिया में 31% पर है, हम 19% पर आ चुके हैं। चलेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो महिला सशक्तिकरण में सबसे पहला चीज है इंटरनेट उपयोग का क्या स्थिति है। तो इंटरनेट उपयोग पहले 33% पर था और 64% पर आ गया, एकदम डबल जंप है बिल्कुल। और बिहार में ये 58% है, यानी कि हम अभी भी इंडिया के रेशियो से थोड़ा कम चल रहे हैं इंटरनेट में। बैंक खाते की बात करें तो 78% से 89% आ गया, बिहार में 90% है, यानी बिहार यहाँ पे भी पोजीशंस ले चुका है, मतलब आगे आ चुका है, राइट। अगला हम देखेंगे हेल्थ कवरेज के बारे में। हेल्थ कवरेज में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। पहले 41 था, अब 60% हुआ है, बिहार में मात्र 21%, क्योंकि बिहार में शायद लोग हेल्थ के प्रति अभी भी उतने कंसर्न्स हैं नहीं जितने होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हेल्थ कवरेज में बिहार की स्थिति बहुत खराब चल रही है अभी। और लास्ट हम देखने वाले हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी या कैश कंडीशन से, ठीक है, 96% हुआ करता था पहले, अब 98 हो गया है। और बिहार में नकदी भुगतान जो है अब 16% अभी हो रहा है। नकदी भुगतान मतलब कैश पेमेंट। तो हमने ये सारे आंकड़े देखे, एक दफ़ा फिर रिवीजन करते हैं ताकि झटपट याद होने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा कि जनसंख्यांकीय स्थिति क्या है। 15 साल की आबादी घट रही है, 26% से 25% हुई है, बिहार में 35% बनी हुई है। 60% की जो आबादी 60 प्लस वाले जो एज हैं वो पहले 11 थे, अब 12 हो गए, भी बढ़े। बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह में कमी आई है, पहले 23% था, अब 20 हुआ, पर बिहार में अभी भी 40% बना हुआ है। किशोर का जो गर्भधारण है जो वो 6.8% से घट के 6.7 हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में 2% पर स्थिर है, पर बिहार में 2.7% अभी भी है, पर बिहार में भी कंटिन्यू घट रहा है। पहले 3.4 था, फिर 3 पे आया, फिर 2.7 पे आ गया। फिर किशोर का जो मातृत्व है वो गांव में 7.9 है और शहर में 3.4 है। और जन्म दर जो है कंटिन्यू घट रही है, कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है तो बर्थ रेट भी घटेगा। नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। हमने बताया कि मदर हेल्थ के बारे में बात करा कि पहले 70% कवरेज था, अब 76 हो गया, बस इतना ही इसमें याद रखना। ये इंपॉर्टेंट बताया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंडिया में पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 88% था, अब 90% पर आया, ठीक है। पर सीजेरियन डिलीवरी में भी बढ़ा है, 21% 27%। ये यहाँ पे एक तरह का पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। बिहार में जो है वो 76% में था इंस्टीट्यूशन, 81% हो गया। देखो इंडिया से कम है, इंडिया में 90% पर है, बिहार में 81% पर ही, मतलब अभी भी 9 लोग कम ही जा रहे, 100 लोग जा रहे हैं पूरे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने, मतलब हॉस्पिटल में बच्चे पैदा करने के लिए। तो बिहार में मात्र और मात्र 81 लोग जा रहे हैं, बल्कि पूरे देश में 90 लोग जा रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी भी 9% पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात करा टीकाकरण को लेकर। टीकाकरण बिहार बढ़ा 76 से 82 हुआ और बिहार में ये 86% पर, यानी बिहार जो है टीकाकरण में आगे है। नेक्स्ट हमने देखा कुपोषण भारत में 42 से 35% हुआ है, पर बिहार में 42 से 35% हुआ, ठीक है, यानी बिहार में कुपोषण घटा है, ठीक है। स्टंटिंग की बात करें तो इंडिया में 35 से 29% पर आया। अंडरवेट जो है 32 से 31% पर आया, ठीक है। दुबलापन 32% से 31% पर आया, पर बिहार में यही दुबलापन 22% से 19% पर आ गया, यानी अभी भी बिहार में जो है दुबलापन की स्थिति इंडिया से बेहतर है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण की बात। इंटरनेट उपयोग में 33% से 64% का जंप है इंडिया में, बिहार में ये अभी 58% है, यानी 64 और 58 को कंपेयर कर सकते हो। बैंक अकाउंट्स की बात करें तो 78% हुआ करता था, जो अब 89% पर आ चुका है इंडिया में, और बिहार में 90% है, यानी बिहार यहाँ पे बैंक अकाउंट में ऑल ओवर इंडिया से आगे निकल चुका है। नेक्स्ट है हेल्थ बीमा कवरेज की बात करें तो बिहार में मात्र 41% से इंडिया में 41% से बढ़ के 60% आया, पर बिहार में मात्र 21% ही हेल्थ कवरेज है। बहुत घटिया स्थिति है बिहार में हेल्थ कवरेज की। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इंडिया में जो है बिहार में जो है 98% इलेक्ट्रिसिटी है और नकदी भुगतान 16% है। बस यही मेन डाटा हमने एक्सट्रैक्ट करा, इसी सारे सवाल बन जाएंगे। इसके बाद भी नहीं बनेंगे तो फिर एग्जाम में फिर भगवान ही सहारा होते हैं, क्योंकि अब कुछ भी पूछ देंगे तो भाई उसका क्या ही मतलब है ना।
अब पूछने का तुम 78 तरह का डाटा कैसे याद रख सकता है, ये आदमी के लिए व्यवहारिक तौर पे संभव भी नहीं है। अब आइए हम अगला कवर करने वाले हैं, वो है PLFS सर्वे के बारे में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये 2017 में शुरू किया गया था और मॉस्पी के द्वारा निकाला जाता है, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इस अब जो है इसमें चेंज किया है और इसमें हर मंथ भी डाटा देना शुरू करा है। इसमें आते हैं कुछ चीज़ें जिससे बताते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में मेरा नाम नहीं याद रहा है, मैं अंग्रेजी बोलता रहा हूँ। इसमें ये काउंट करते हो कि 1000 आदमी जो है उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, 1000 आदमी कौन है? पहला वो जो काम कर रहे हैं या जो काम की तलाश में। सरकार बेरोजगार उसी को मानती है जो काम खोज रही है, उसको काम नहीं मिल रहा। अब कोई आलसी आदमी घर में बैठा हुआ है तो सरकार की नज़र में वो बेरोजगार नहीं है। यानी आप वर्कफोर्स के हिस्सा तभी हो पाओगे जब आप जॉब खोज रहे हो एग्रेसिवली और आपको जॉब नहीं मिल रही, तब सरकार आपको अनएम्प्लॉयड कंसीडर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब आप घर में सुतल रहोगे और बोलोगे हमको नौकरी मिल जाए, तो वो सब संभव नहीं है ना, सरकार ये कहती है। नेक्स्ट, दूसरा इसमें आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। आगे देखेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आती है। चौथा आता है करंट वीकली स्टेटस जो 7 दिन पे होता है, और एक होता है ईयरली का स्टेटस। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। ये कुछ 4-5 डायमेंशंस पे ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बनता है। मॉस्पी निकालती है, 2017 में शुरू किया गया था। नंबर 1, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होते हैं वो 1000 आदमी में से देखते हैं कितने काम कर रहे हैं और कितना काम की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कंटिन्यू, महिला की पहले स्थिति देखते हैं, इसमें वुमेन का अलग आता है। तो महिला जो है फीमेल का है, पहले 2011-12 में 31% हुआ करता था, फिर बढ़ के घट के 23% हो गया, अभी 41% पे चल रहा है। ये बीच में जो घटा क्यों है, इसके रीजंस अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे तो उस समय वुमेन जो है इस चीज़ों को नहीं कर पाए। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन भी चल रहा था मार्केट के भीतर, तो उसका भी एक रीजन रहा। ठीक है, अच्छा, कोरोना में फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया तो फिर उससे भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स को ज़्यादा फायर किया गया था। ये बहुत सारे आंकड़े कह भी रहे हैं कि मेल के मुकाबले जो फीमेल होती है जॉब छूटने के मुकाबले में ज़्यादा वल्नरेबल होती है, राइट। हालांकि सरकार ने बहुत डायरेक्शंस जारी करे हैं, कोर्ट ने भी डायरेक्शंस कई दफ़ा जारी करे हैं कि वुमेन्स को इक्वालिटी दो जॉब्स में, उसे फायर मत करो यदि जब तक चीज़ें हो सके, है ना, चलेगा। तो हमने देखा कि जो फीमेल है अभी वो 41% पर चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गांव में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चल रहा है। अच्छा, ये जो आंकड़े मैं अभी बता रहा हूँ ये अभी जस्ट 2026 के मई मंथ के PIB ने रिलीज करे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। गांव में अभी 56% और शहर में 48% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चल रहा है, कंबाइंड, मेल और फीमेल का कंबाइंड। फिर से गांव में 56% पर है और शहर में 48%। एग्जाम में ये नहीं पूछा है कहाँ पे कितना परसेंट है, वो सिर्फ या ये पूछा है कि 50% से ज़्यादा है गांव में और शहर में 50% से कम है। आप बस इतना याद कर लो, शहर और गांव का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट 56% 48% मुझे भी याद नहीं रहेंगे, किसी को भी याद नहीं रहेगा। इवन इफ जो टीचर्स आपको बोर्ड पर PPT दिखा दिखा के पढ़ा रहा है उसको भी याद नहीं रहते हैं। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे डाटा मैं रट सकता हूँ? मेरे लिए संभव है? कोई भी बतौर शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसे खुद भी संभव नहीं इतने सारे डाटा रट पाना। बट हम लोग ट्रेंड रटे हुए रहते हैं। ट्रेंड हमको पता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% अबव इन द अर्बन एंड लेस देन 50% इन द रूरल, लेस देन अर्बन में 50 से ज़्यादा और रूरल में 50 से कम। आइए अगला हम देखेंगे इंडिया में जो लेबर फोर्स आते हैं उसको 3 तरीके से PLFS सर्वे बांट कर देखती है। पहला कहती है कि कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार कितने लोग कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि कितने लोग नियमित वेतनभोगी है, मतलब को मंथली पेमेंट उठा रहे हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनको दैनिक मजदूरी मिलती है। तो वो 3 तरह के डाटा को कवर करने की कोशिश करते हैं PLFS में, चलेगा। पहला देखते हैं कि कितने लोग स्वरोजगार में है, दूसरा देखते हैं कितने लोग नियमित वेतनभोगी हैं, और तीसरा देखते हैं कितने लोग दैनिक मजदूरी पर हैं। ये 3 चीजें निकालती है। अब आइए देखते हैं कि ये जो अभी ऑडिटर वाला एग्जाम है सेम यही वाला फैक्ट पूछा गया था। कृषि में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि में जो ग्रामीण महिला है वो पहले 71% पर थी
अब बढ़कर 76% पर हो गई, 76%। मीन्स द कि जो वुमेन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। इसका रीजंस कुछ लोग कहते हैं माइग्रेशंस, मेल माइग्रेट कर जाते हैं पर फीमेल माइग्रेट नहीं कर रही है गांव से, वो भी एक रीज़न है। ठीक है, बट ये याद रखें कि गांव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 76%, 76%। ये डाटा रट लो रट लो रट लो। 2025 में क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए हैं। पीएलएफएस जो है अब जो वार्षिक निकालता है उसमें जनवरी से दिसंबर तक के ही डाटा दिए होते हैं, पूरे एक साल कवर करते हैं। और अभी हमने बताया था आपको कैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे आया है, सैचुरेशन अप्रोच यूज कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें लगातार हाउस होल्ड कंजम्पशन, इसमें करते क्या है कि लगातार 4 महीना तक किसी घर की सर्वे करते हैं, लगातार 4 महीना तक, हर मंथ ज़्यादा कुछ से पूछते हैं और यहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो अभी पीएलएफएस निकल रहा है वो शहर में जनरली 3 मंथ पे हो रहा है, त्रैमासिक, गांव में वार्षिक निकल रहा है और संयुक्त जो है वो भी वार्षिक आ रहा है। ये तो हमने कुछ बेसिक्स बातें देखी जो एग्जाम में बहुत कम यूज होगा। मेन डाटा ये था जो वाला यहाँ पर। अब यहाँ से जो डाटा आने वाला है वो भयानक है, मतलब ये एकदम रट ही लेना, मैं बता दे रहा हूँ। अभी बेरोजगारी की बात करते हैं, जो 15+ वाले एज हैं उसमें कुल बेरोजगारी जो है 5.2% पर बनी हुई है अभी, जो घटी है। जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो 4.4% पे है और शहर में ज़्यादा है। शहर में पुरुष की बेरोजगारी 6.2% है और महिला 9.9% पर। ये एकदम डाटा रट लो रट लो रट लो। 4 चीज फिर से, बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी की बात हम जब कर रहे हैं तो कुल बेरोजगारी 5.2% पर बनी हुई है, पर कंटिन्यूसली डिग्रीड भी नहीं हो रही है। मैंने बताया था कि जब इकोनॉमिक्स बजट का मैंने सेशन लिया था, फर्स्ट सेशन में बताया था कि बेरोजगारी स्टेबल से ना, सरकार अभी बड़े बेचारे गोल्डी लॉक्स, जब हमने इकोनॉमी की बात करी थी तब बताया था कि ग्रोथ हाई है बट बेरोजगारी को हम उसे डिडक्ट नहीं कर पाए हैं बल्कि बैलेंस्ड रखे हैं। ठीक है, गांव में बेरोजगारी 4.4 है, यानी कि एवरेज बेरोजगारी से गांव की बेरोजगारी कम चल रही है, यह बात एकदम ध्यान रखना। और शहर में बेरोजगारी मेल के अंदर 6.2% है और फीमेल में 9% पर चल रही है, फीमेल में 9%, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं कुल बेरोजगारी 5.2, गांव में 4.4, ठीक है, शहर में 6.2% इन द मेल एंड 9% इन द फीमेल, 6% मेल 9% फीमेल। ऐसे याद कर लो, छो हो गया तो मेल, नो हो गया तो फीमेल। ऐसे सोच सकते हो उसको। छो देखो, जो लड़का होता है देखो ऐसे छो जैसा, मतलब सीधा साधा था, और नो देखो इसका मुंह निकला हुआ है, तो जो लेडीज होती है वो बदमाश जैसा बोलते रहती है। 9 देखो उसका मुंह निकला हुआ है, बेचारा का मुंह चिपका हुआ है। ऐसा रख लो यार, मजाक कर रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना इनसे। नेक्स्ट हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वरोजगार जो है, शहर ज़्यादा है और शहर में जो है नियमित वेतनभोगी लोग ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादातर रेगुलर पेमेंट्स वाले हैं जो 30 दिन पे पैसा उठाते हैं। अगला, ठीक है, अगला, हाँ, जो गांव है, गांव में 57% जो है लोग एग्रीकल्चर में और शहर में 62% लोग सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। और दूसरा, टोटल जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 33.7% पर चल रहा है और अभी बढ़ ही रहा है। ये कहाँ का है, पूरा इंडिया का डाटा। दूसरा, जो टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 55% पर है। ठीक है, अब ये लास्ट मैं देखूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा इसको। वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है गांव में बढ़ रहा है। मई 2026 में ये 51% पर था वर्क पॉपुलेशन रेशियो, मई 2026 का। मैंने इसमें कुछ डाटा जो है अभी जस्ट करंट वाले मई वाला भी रिलीज करा, जो पीआईबी ने रिलीज करा। मैं पीआईबी से डाटा उठा के लाया हूँ, मैं कहीं घर से नहीं लाया हूँ। तो हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या याद करना है। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी। गांव में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56%, शहर में 48%। यहाँ तक याद रखें, वेरी गुड। गांव में जो औरतें हैं वो 76%, 76% है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे बेरोजगारी की स्थिति, थोड़ा सा देख लेंगे। बेरोजगारी जो है इंडिया में 52%, 5.2% पर चल रही है, गांव में 4.4 से, शहर में 6.2 मेल में और 9% फीमेल में। बस ये 3 डाटा यहाँ पे याद रखना। क्षेत्र बार, गाँव में जो है 57% लोग कृषि में हैं और शहर में 62% लोग एग्रीकल्चर में। ठीक है, और लास्ट ये जो WPR है वो 51% है। बस ये 5 डाटा याद करना था इसमें।
तो बाकी क्या बकवास करने के लिए पढ़ा है? नहीं, जो था दिया वो मैंने। अब इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ स्टाइल भी तो मारना होता है, पर बेसिकली वो पूछेंगे तो इसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स पूछेंगे। उसके इससे अलावा कुछ पूछ दिए तो फिर भगवान का ही नाम लेना एग्जाम में। कौन सा भगवान का नाम लोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो उम्मीद है भाई मैंने अच्छे से करा दिया होगा आपको। काफ़ी मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत लगे तो सपोर्ट करो, ऐसे तो मैं करना अकेले कहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम नहीं करो तुम्हारा ही नुकसान है। जब जिस दिन एग्जाम होगा मैं आके बताऊंगा ना कि 20-30 सवाल मैंने लड़वा दिए, तो तुम्हारे आँख फट जाएंगे उस दिन कि मात्र 35-30 मिनट की वीडियो मैंने 5-6-10 मतलब मुश्किल से मैं अभी तक सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ तो मुश्किल से मैं 4-5-6 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँगा, है ना। तो वही है मेरे भाई। चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ सजेशंस हो तो आप दे सकते हो। पीडीएफ्स की डिमांड आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिखना, तो आई विल प्रोवाइड यू डिजिटली पीडीएफ, राइट। मतलब अच्छे से एआई द्वारा बनाया हुआ या खुद से हैंड रिटन, जैसा भी चाहिए मिल जाएगा, बट डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।